आपने कभी सोचा है कि सड़क पर मदद मांगता एक मासूम सा चेहरा आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है? आज की ये कहानी दिल्ली के मिंटो रोड की है। लेकिन रुकिए, ये कोई भूतिया साए या किसी पुराने बंगले की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक बेहद खूबसूरत लड़की और उसके पीछे छुपे एक खौफनाक सच की। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे एक यूपीएसएससी स्टूडेंट के लिए रात के 2:30 बजे अपनी बाइक रोकना उसकी मौत का वारंट बन गया। कैसे एक वाइट ऑफ शोल्डर टॉप और एक महंगे परफ्यूम की खुशबू ने उसे उसकी एक अच्छी खासी लाइफ से खींचकर सीधे मौत के फंदे तक पहुंचा दिया। मेरा दावा है, इस कहानी को पूरा सुनने के बाद अगली बार आप किसी भी अनजान लड़की के लिए अपनी बाइक का ब्रेक मारने से पहले 1000 बार सोचेंगे। रात के 2:30 बज रहे थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर की वो अजीब सी खामोशी, बीच बीच में दूर से आती किसी मालगाड़ी की सीटी और ऑटो वालों का इक्का दुक्का चिल्लाहट। मैंने अभी अभी अपने बचपन के दोस्त राहुल को उसकी ट्रेन में बिठाया था और अपनी पुरानी स्प्लेंडर स्टार्ट की थी। मुझे क्या पता था कि अगले आधे घंटे में मेरी लाइफ का वो नाइटमेयर शुरू होने वाला है जो मुझे मौत के दरवाजे तक ले जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं समीर हूं। छोटे से शहर से दिल्ली आया था यूपीएससी की तैयारी करने। मिडिल क्लास फैमिली, बड़े सपने और पापा की ईमानदारी की वो साख, यही मेरी पूरी जमा पूंजी थी। उस रात जब मैं स्टेशन से वापस मुखर्जी नगर अपने रूम की तरफ जा रहा था तो सड़कें एकदम वीरान थीं। मिंटो रोड वाले स्ट्रेच पर स्ट्रीट लाइट्स रह रहकर झपक रही थीं, जैसे कोई पुरानी फिल्म का हॉरर सीन हो। तभी कनॉट प्लेस के पास वाले उस अंधेरे मोड़ पर मैंने उसे देखा। सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी। उसने सफेद रंग का ऑन ऑफ शोल्डर टॉप और शॉर्ट्स पहने हुए थे। वो इतनी सुंदर और हॉट लग रही थी कि मानो जैसे उस बंजर सड़क कोई अप्सरा उतर आई हो। उसने हाथ देकर मुझे रुकने का इशारा किया। मेरा दिमाग चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, समीर मत रुक, ये दिल्ली है भाई, यहां दीवारें भी चाल चलती हैं। पर मेरी नजरें उसके चेहरे पर जम गई थीं। वो इतनी बेबस लग रही थी कि मेरा पैर अपने आप ब्रेक पर पड़ गया। सुनो, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ सकते हो? मेरी कैब ड्राइवर ने बीच रास्ते में उतार दिया और मेरा फोन स्विच ऑन हो गया है, उसने बहुत ही मासूमियत से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी जिसने मेरे सोचने समझने की शक्ति को सुन्न कर दिया था। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, जी, पर मुझे दूसरी तरफ जाना है। उसने मेरी आंखों में झांका और हल्का सा मुस्कुराई। प्लीज, बस 10 मिनट का रास्ता है। इस वक्त यहां कोई ऑटो भी नहीं मिलेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो इतनी सेक्सी लग रही थी कि मेरा सारा दिमाग धरा का धरा रह गया। मैंने उसे बैठने को कह दिया। जैसे ही वो पीछे बैठी, उसकी बॉडी की गर्माहट और उस महंगे परफ्यूम की तेज खुशबू ने मेरे दिमाग पर कोहरा सा छा दिया। बाइक चलते ही उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। वो टच बहुत ही अजीब था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था कहीं उसे सुनाई न दे जाए। मेरा घर बस इस गली के अंदर ही है, उसने मेरे कान के पास आकर धीरे से कहा। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। क्या हम वहां चलकर थोड़ी देर बात कर सकते हैं? सच कहूं तो मेरा अकेले रहने का मन नहीं है आज। यही वो मोड़ था जहां से मुझे यू टर्न ले लेना चाहिए था, पर मैं उसके जाल में पूरी तरह फंस चुका था। हम एक पुरानी लेकिन आलीशान दिखने वाली बिल्डिंग के फ्लैट में पहुंचे। कमरा बहुत ही सलीके से सजा था। डिम लाइट्स, सॉफ्ट म्यूजिक और हवा में एक नशीली सी खुशबू। उसने मुझे पानी दिया जो थोड़ा मीठा था। बातों बातों में वो मेरे करीब आने लगी। उसने अपना टॉप थोड़ा नीचे खिसकाया और मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराई। उस वक्त मुझे लग रहा था कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत लड़का हूं। हम फिजिकल हुए। वो सब इतना रियल था कि मुझे आसपास की दुनिया का होश ही नहीं रहा। पर मुझे नहीं पता था कि उस अंधेरे कमरे के कोनों में, बेड के सामने रखे उस सजावटी गुलदस्ते के अंदर और टीवी के नीचे लगे पिनहोल कैमरा मेरी जिंदगी की बर्बादी का लाइव टेलीकास्ट रिकॉर्ड कर रहे थे। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो धूप खिड़की से सीधे मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। बिस्तर का दूसरा हिस्सा खाली था। वो लड़की वहां नहीं थी।
मेज पर एक छोटा सा नोट रखा था। थैंक्स फॉर ए मेमोरेबल नाइट समीर। मैं खुश था, थोड़ा गर्व भी महसूस हो रहा था। मैं चुपचाप अपने रूम वापस आ गया और अपनी पढ़ाई में लगने की कोशिश करने लगा। पर दोपहर के ठीक 1:15 मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से एक फाइल आई थी। जैसे ही मैंने उसे डाउनलोड करके प्ले किया, मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। वो कल रात की मेरी और उस लड़की की वीडियो क्लिप थी, एकदम साफ HD क्वालिटी में। हर एक फ्रेम, हर एक हरकत साफ दिख रही थी। वीडियो के नीचे एक मैसेज फ्लैश हुआ, 5 लाख रुपए शाम 6 बजे तक तैयार रखना, वरना ये वीडियो तुम्हारे पापा के फोन पर और तुम्हारे कॉलेज के फेसबुक पेज पर डाल देंगे। सोच लो, UPSC की तैयारी करनी है या बदनामी की जिंदगी जीनी है। मेरे हाथ कांपने लगे, फोन मेरे हाथ से छूटकर गिर गया। मैंने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया तो दूसरी तरफ से एक भारी और डरावनी आवाज आई, ज्यादा होशियारी मत करना समीर। हमें पता है तुम्हारे पापा शहर के नामी पोस्टमास्टर हैं। उनकी इज्जत उनके लिए जान से प्यारी है। अगर चाहते हो कि वो ये सब न देखें तो चुपचाप पैसों का इंतजाम करो। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं थी। मैं कमरे में पागलों की तरह यहां वहां भागने लगा। डर इतना था कि मुझे लगा अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। मैंने उस लड़की को याद किया, उसे फोन करने की कोशिश की, पर वो नंबर तो कभी था ही नहीं। वो बस एक चारा थी। डर के मारे मैंने वो किया जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। घर पर मम्मी ने मेरी शादी के लिए पुराने गहने और कुछ कैश अलमारी के लॉकर में रखे थे। मैंने घर फोन किया, झूठ बोला कि मुझे एक बहुत महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है। मम्मी ने चाबी बता दी। मैंने वो गहने चुराए, उन्हें एक सुनार के पास औने पौने दाम में बेचा और 5 लाख रुपए उस दिए गए अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। मुझे लगा अब सब खत्म हो गया। मैंने राहत की सांस ली, पर यह तो बस एक भयानक खेल का पहला लेवल था। ठीक 3 दिन बाद फिर से वही नोटिफिकेशन टोन। इस बार वीडियो क्लिप थोड़ी लंबी थी। अगले 5 लाख कल सुबह तक। मैं टूट गया। मैंने उन्हें मैसेज किया, मेरे पास अब कुछ नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा। जवाब आया, तो मर जाओ, तुम्हारी डेड बॉडी के साथ ये वीडियो और भी ज्यादा वायरल होगा। ये लोग इंसान नहीं थे, ये हैवान थे। मैंने अपनी पढ़ाई के लिए रखे हुए पैसे, अपनी छोटी बहन की कॉलेज फीस के पैसे, सब कुछ लुटा दिया। मैं एक जिंदा लाश बन चुका था। मुझे हर आहट से डर लगता था। रात को मुझे खिड़की के बाहर किसी के खड़े होने का एहसास होता। मुझे लगता कोई मुझे लगातार वॉच कर रहा है। डिप्रेशन इतना बढ़ गया कि मैंने अपने कमरे के पंखे पर रस्सी डाल दी थी। मैं स्टूल पर खड़ा था, बस आखिरी कदम उठाना बाकी था। तभी अचानक मेरे रूम का दरवाजा जोर से खुला। राहुल खड़ा था, वही दोस्त जिसे मैं स्टेशन छोड़ने गया था। उसे मेरी मम्मी ने भेजा था क्योंकि मैं पिछले 4 दिनों से फोन नहीं उठा रहा था। उसने मुझे उस हालत में देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने मुझे नीचे उतारा और जोर से थप्पड़ मारा। क्या कर रहा है तू समीर? पागल हो गया है क्या? मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उसे वो वीडियो दिखाया, अपनी पूरी कहानी सुनाई। राहुल ने शांत होकर सब सुना और फिर कहा, समीर, तू जितना डरेगा ये तुझे उतना ही नोचेंगे। ये एक प्रोफेशनल एक्सटॉर्शन गैंग है, तू अकेला नहीं है। राहुल मुझे लेकर सीधे दिल्ली पुलिस के साइबर सेल के एक सीनियर ऑफिसर के पास गया। वहां हमें पता चला कि ये हनी ट्रैप का एक बहुत ही खौफनाक और बड़ा सिंडिकेट है। ऑफिसर ने कहा, समीर, हमें तुम्हारी मदद चाहिए इन्हें पकड़ने के लिए। क्या तुम हिम्मत दिखाओगे? पुलिस ने एक जाल बिछाया। मैंने ब्लैकमेलर्स को मैसेज किया कि मेरे पास 10 लाख रुपए कैश हैं और मैं पुलिस के डर से अकाउंट में नहीं डाल सकता, उन्हें खुद आकर लेने होंगे। वो लालची मान गए। उन्होंने मुझे रोहिणी के एक सुनसान पार्क के पीछे वाले खंडहर में बुलाया। रात के 11 बज रहे थे। मैं बैग लेकर वहां खड़ा था। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। तभी अंधेरे से 2 लंबे चौड़े आदमी बाहर आए और उनके पीछे से निकली वही लड़की, पर आज उसके चेहरे पर वो मासूमियत नहीं थी। उसने लेदर जैकेट पहनी थी और उसके हाथ में एक सिगरेट थी। उसने मेरी तरफ देखकर एक जहरीली हंसी हंसी।
कहा था ना समीर, बहुत लकी हो तुम। देखो, फिर मिल गए। जैसे ही उसने बैग की तरफ हाथ बढ़ाया, अचानक चारों तरफ से तेज फ्लैश लाइट्स जलीं। पुलिस! कोई हिलेगा नहीं! अफरा तफरी मच गई। वो लोग भागने की कोशिश करने लगे, पर पुलिस ने पूरे इलाके को घेर रखा था। उस लड़की को महिला पुलिस कर्मियों ने दबोच लिया। जब उसके हाथ में हथकड़ी लगी, तो उसके चेहरे का वो हॉट लुक पूरी तरह से गायब हो चुका था। अब वो सिर्फ एक डरी हुई अपराधी दिख रही थी। पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान जो सच सामने आया, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वो कोई रैंडम लड़की नहीं थी। वो लोग हफ्तों से रेलवे स्टेशन पर ऐसे लड़कों को ट्रैक कर रहे थे जो अकेले हों और जिनके पास अच्छी बाइक हो। उन्होंने मेरा पीछा राहुल को स्टेशन छोड़ने जाने के वक्त से ही शुरू कर दिया था। आज मैं अपने घर पर सुरक्षित हूं। पापा को सब पता चला। उन्होंने मुझे गले लगाया। पर दोस्तों, वो घाव जो मेरी रूह पर लगा है, वो कभी नहीं भरेगा। आज भी जब मैं रात को अकेला होता हूं, तो मुझे वो परफ्यूम की खुशबू महसूस होती है और मेरा गला रुंध जाता है। जब भी मैं सड़क पर किसी को लिफ्ट मांगते देखता हूं, तो मैं अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा देता हूं। लोग मुझे पत्थर दिल समझते हैं, पर उन्हें क्या पता कि उस एक रात की मेहरबानी ने मुझसे मेरा चैन, मेरी नींद और मेरा भरोसा सब कुछ छीन लिया। मेरी ये कहानी उन सब लोगों के लिए एक चेतावनी है जो सोचते हैं कि उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता। याद रखना, वो अंधेरी सड़क, वो खूबसूरत चेहरा और वो मासूम सी आवाज आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा हो सकती है। क्या आप अभी भी रात के 2:30 बजे किसी अजनबी के लिए रुकने की हिम्मत करेंगे? सोच लीजिएगा, क्योंकि परछाई हर मोड़ पर इंतजार कर रही है। रात